तो बच्चों आज के वीडियो में भी हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड पेपर सेट में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो क्या है, ठीक है, क्या है पहला प्रश्न, बायो सेवर्ट नियम बताइए तथा इसके आधार पर किसी वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कीजिए। ठीक है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो बच्चों बायो सेवर्ट का नियम तथा उसके दो अनुप्रयोग हैं जो आपके सिलेबस में है, दो अनुप्रयोग। ठीक है बच्चों, आपको प्लेलिस्ट में बायो सेवर्ट का नियम तथा उसके अनुप्रयोग का वीडियो मिल जाएगा, आप इन दोनों क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लीजिएगा। बच्चों ये प्रश्न हर एक साल किसी न किसी पेपर सेट में पूछता है, पूछेगा बायो सेवर्ट नियम क्या है, इसके आधार पर पहला अनुप्रयोग पूछ सकता है, दूसरा अनुप्रयोग पूछ सकता है। हम आपको इस वीडियो में पहला अनुप्रयोग सिखा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि बायो सेवर्ट नियम क्या है। ठीक है, तो बायो सेवर्ट नियम बताने से पहले हम आपको ये बात बता दें कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये किसने बताया था? ओस्टर्ड ने। तो बच्चों ओस्टर्ड क्या बताए थे कि जब भी किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है यह बात बताने का कार्य किया था बायो तथा सेवर्ट ने। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बताया तो उसी नियम को बायो तथा सेवर्ट का नियम बोल दिया गया है। ठीक है, तो बायो तथा सेवर्ट ने क्या किया कि एक चालक तार लिया, चालक तार यल लंबाई का, ठीक है, यल लंबाई का एक चालक तार लिया जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही थी। ठीक है, अब इस पूरे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने के लिए बायो सेवर्ट ने क्या किया, इस चालक तार की छोटी सी लंबाई कट कर लिया, इस चालक खंड की लंबाई ले लिया, इसको DL को बोलते हैं चालक खंड की लंबाई। तो बच्चों यदि पूरी लंबाई L है तो उसकी छोटी लंबाई को रिप्रेजेंट करने के लिए हम DL से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इस DL से मीन्स इस चालक खंड की लंबाई से R दूरी पर एक बिंदु P था जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र क्या है ज्ञात करना है। ठीक है, ओस्टर्ड ने बताया कि चालक तार में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ये बताने का कार्य कौन किया था? बायो तथा सेवर्ट ने। तो बायो तथा सेवर्ट ने क्या किया, एक चालक तार लिया, ठीक है, इसकी लंबाई को छोटा सा कट कर लिया और इस छोटी लंबाई के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला। ठीक है ना, छोटी लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाला। तो प्रयोगों के आधार पर बायो सेवर्ट क्या बताए? प्रयोगों के आधार पर बायो तथा सेवर्ट ने यह बताया कि जो इस चालक खंड की लंबाई के कारण यहाँ जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, इस चालक खंड की लंबाई के कारण यहाँ जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो चालक तार में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। बच्चों हम आपको केवल मैथमेटिकल पोर्शन बता रहे हैं। ठीक है, यदि आप लिखना चाह रहे हैं तो लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे कि चालक खंड की लंबाई DL के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र DB। ठीक है, पहले आप लिख लेना चालक खंड की लंबाई DL के कारण बिंदु P पर, जो बिंदु P क्या है DL से R दूरी पर स्थित है, और बच्चों इनके बीच का जो कोण है वो क्या है? थीटा है। चालक खंड की लंबाई और दूरी R के बीच का जो कोण क्या है? थीटा है। ठीक है, इसे आप लिख लेना कि चालक खंड की लंबाई DL के कारण बिंदु P पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र DB है इसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, चालक खंड की लंबाई DL के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, DB क्या है? चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको आप बनाना संबंध 1। ठीक है, अब क्या है? DL के कारण जो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र DB है, तो बच्चों इस चालक खंड की लंबाई DL, चालक खंड की जो लंबाई DL है इसके भी अनुक्रमानुपाती होती है। इसको आप बना लेना समीकरण नंबर 2 या संबंध 2। ठीक है, अब आप देखो तो जो चालक खंड की लंबाई जो DL है और ये R, इनके बीच जो बना कोण है उसकी ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, उसकी ज्या के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो बच्चों DL लंबाई के कारण बिंदु P पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र DB है वो DL और R के बीच में जो बना कोण थीटा है उसकी ज्या के क्या है? अनुक्रमानुपाती है। इसको आप बना लेना संबंध नंबर 3। क्लियर? और बच्चों जो छोटा चुंबकीय क्षेत्र DB है वो
dl चालक खंड की लंबाई dl और यहां से बिंदु P तक की दूरी r के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। r के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इन चारों संबंधों को हम मिलाएंगे तो आपका बायो-सेवर्ट नियम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हम लिखेंगे चारों संबंधों से, या आप लिख देना कि संबंध 1, 2, 3 व 4 से। तो चारों संबंधों को बच्चों जब आप मिलाएंगे तो ये हो जाएगा dB अनुक्रमानुपाती IDL साइन थीटा। क्यों? क्योंकि I अनुक्रमानुपाती है, DL भी अनुक्रमानुपाती है, साइन थीटा भी dB के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, बटे क्या हो जाएगा, R का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे अनुक्रमानुपाती चिन्ह आया है, तो अनुक्रमानुपाती चिन्ह जब हम हटाएंगे, ठीक है, तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो यहाँ जो बच्चों कांस्टेंट आएगा वो आपका आएगा μ0/4 पाई इंटू IDL साइन थीटा अपान R स्क्वायर। तो ये है बच्चों बायो-सेवर्ट का नियम। आपसे एग्जाम में पूछता है कि बायो-सेवर्ट नियम क्या है, उसको सिद्ध करिए, या उसके आधार पर उसके 2 अनुप्रयोग हैं, उन दोनों अनुप्रयोगों में से कोई एक क्वेश्चन पूछ देगा। हम आपको यहाँ पहला अनुप्रयोग प्रूफ करके बता देंगे। ठीक है बच्चों, यदि आपको दूसरा अनुप्रयोग सीखना है, ठीक है, यदि आप सीखे नहीं हैं तो प्लेलिस्ट में आपको दूसरा अनुप्रयोग भी मिल जाएगा। क्लियर? अब आप ध्यान दो, तो क्या निकला, बायो-सेवर्ट नियम dB बराबर निकल गया μ0/4 पाई IDL साइन थीटा अपन R स्क्वायर। तो μ0/4 पाई क्या है यहाँ पे, तो μ0/4 पाई, ठीक है, इसका जो मान होता है 10 टू द पावर -7 न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर। यदि आप μ0 का मान निकालना चाहो, ठीक है, μ0 भी इसको बोलते हैं, तो 4 पाई उधर चला गया तो ये हो गया 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन अपान एम्पियर स्क्वायर। तो बच्चों ये μ0 क्या है, ये आपका है निर्वात की चुंबकशीलता। क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता। तो निर्वात की चुंबकशीलता का मान कितना होता है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर। क्लियर? तो हम आपको क्या बताया कि ओस्टर्ड ने बताया कि जब चालक तार में धारा I प्रवाहित होती है तो उस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है इसे बताने का कार्य कौन किया, बायो तथा सेवर्ट ने किया। बायो तथा सेवर्ट ने क्या किया, एक चालक तार लिया, उसकी एक छोटी सी लंबाई dl लिया। बच्चों इस dl टुकड़े के कारण जो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ वो चुंबकीय क्षेत्र चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, चालक खंड की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा इनके बीच जो बना कोण थीटा है उसकी ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, और dl लंबाई के टुकड़े से, ठीक है, उस बिंदु तक की दूरी जो r है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन चारों संबंधों को जब हम मिलाए तो आपको बायो-सेवर्ट नियम प्राप्त हो गया। तो बच्चों इस चैप्टर में या बायो-सेवर्ट नियम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें बायो-सेवर्ट नियम का यूज होना ही होना है। ठीक है, 2 अनुप्रयोग हैं, उन दोनों अनुप्रयोगों को आप अच्छे से सीख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं कि बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से किसी वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक हम कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, ओस्टर्ड ने क्या बताया था कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और बायो तथा सेवर्ट ने ये बताया कि चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना उत्पन्न होता है। ठीक है, अब आप ध्यान दो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक धारावाही वृत्ताकार धारावाही लूप खींचेंगे। ये समझो वृत्ताकार धारावाही लूप है। ठीक है, अब आप ध्यान देना, इसको डबल कर लेना थोड़ा अच्छा लगेगा ये। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि माना r त्रिज्या का एक वृत्ताकार धारावाही लूप है, ठीक है, जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। ठीक है, क्या प्रवाहित हो रहा है बच्चों, धारा I प्रवाहित हो रही है। ये माना r त्रिज्या का एक वृत्ताकार धारावाही लूप है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। तो वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, तो वृत्ताकार धारावाही लूप का जो केंद्र बिंदु है आपका ये है,
ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वृत्ताकार धारावाही लूप से एक छोटा सा टुकड़ा कट करेंगे और उस टुकड़े के कारण हम केंद्र बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, तो छोटा चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा। तो मान लीजिए बच्चों यहाँ पे एक टुकड़ा कट किया डीएल टुकड़ा कट किया, तो इस वृत्ताकार धारावाही लूप का एक छोटा सा टुकड़ा क्या है, डीएल। तो इस टुकड़े के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आपका उत्पन्न होगा वो आपका उत्पन्न होगा डीबी, ठीक है। पूरे धारावाही चालक तार के कारण जब हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो आपका होगा बी, चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर सिग्मा डीबी। सिग्मा डीबी का मतलब हो गया, मतलब ये डीएल कई टुकड़ों में है ना, ये पूरा लूप जो है ये बड़ा सा लूप है, इसका एक छोटा सा टुकड़ा क्या है, डीएल है। मान लीजिए इस पूरे टुकड़े की लंबाई एल है, तो डीएल 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 कई डीएल मिल करके आपका पूरा इसकी लंबाई बनेगी, ठीक है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सिग्मा का मतलब क्या है, हर एक डीएल के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उन सभी का योग, मतलब इस पूरे धारावाही चालक के कारण इसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका मान कैसे निकालेंगे, डीबी निकाल करके उसका सिग्मा कर देंगे या क्या कर देंगे, इसका डीबी का इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब आप ध्यान दो, हो सकता है आपके डेरिवेशन में कहीं पे आ जाए सिग्मा डीएल, तो सिग्मा डीएल का मान बच्चों होता है एल। सिग्मा डीएल मीन्स होता है छोटा सा टुकड़ा, और छोटे से टुकड़े का यदि आप इंटीग्रेशन करते हैं या सिग्मा लगाते हैं तो उसका पूरे टुकड़े की लंबाई होती है, और पूरा टुकड़ा जो होगा ये वृत्त की परिधि के क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। और वृत्त की परिधि आपकी क्या होती है, 2 पाई आर, ठीक है। आर क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम त्रिज्या माने हैं आर है। किसी किसी बुक में या क्वेश्चन बैंक में हो सकता है आपके त्रिज्या को ए माना हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ए भी मान सकते हैं आर भी मान सकते हैं, क्लियर। अब देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके कारण यहाँ पे हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, ये दूरी आर है और यहाँ बच्चों क्या है, थीटा, ठीक है। अब हम सबसे पहले पता करेंगे यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तो दिशा निकालने के लिए हम अपने दाएं हाथ की हथेली को, ठीक है, हथेली के अंगूठे को धारा की दिशा में लेंगे, ठीक है, और अपनी जो ये फैली हुई अंगुलियां हैं उस दिशा की ओर संकेत करती हैं, जहाँ पे उस बिंदु की ओर संकेत करती हैं जहाँ हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना होता है। तो बच्चों ये देखिए, ये धारा की दिशा है और ये उस बिंदु की ओर संकेत कर रहा है जहाँ हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है हथेली के लंबवत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो हथेली के लंबवत ये आपकी ये दिशा हो जाएगी, ये आपका हो गया डीबी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डीएल लंबाई के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है उसको निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे बायो-सेवर्ट नियम से, बायो-सेवर्ट नियम क्या कहता है, डीएल के कारण, डीएल ये जो छोटा टुकड़ा है, डीएल के कारण केंद्र बिंदु O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB, ठीक है। क्या होगा, बायो-सेवर्ट का नियम अभी आपको हम बताए, क्या कहता है, dB बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ बच्चों जो थीटा आपका होता है ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र dB जो हो जाएगा ये आपका होगा म्यू 0 अपान 4 पाई आई डीएल, और साइन थीटा की जगह यदि आप 90 रखते हो तो साइन 90 अंश की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, याद है ना, बोला नहीं है ना। तो आई डीएल अपान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो छोटे से टुकड़े के कारण ये आपका चुंबकीय क्षेत्र निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे, पूरी कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, ठीक है। तो बच्चों लिखेंगे पूरी कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, पूरी कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा,
पूरी कुंडली के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वो आपका होगा सिग्मा डीबी, सिग्मा डीबी। ठीक है, छोटे से टुकड़े के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो डीबी है। तो पूरी कुंडली के कारण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डीबी का या तो इंटीग्रेशन कर देंगे या तो सिग्मा लगा देंगे, दोनों लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तो बी ये आपका हो गया सिग्मा, और डीबी का मान बच्चों यहाँ पर रख लो। डीबी का मान है आपका μ0/4 पाई आई dl साइन थीटा साइन थीटा नहीं रहेगा आपका, क्योंकि वहाँ साइन 90 अंश हो गया था। साइन थीटा को कट कर दो, क्या हो जाएगा आई dl/r²। क्लियर। अब आप ध्यान दो, तो b बराबर μ0/4 पाई आई और r², ये सब बाहर निकल जाएंगे। μ0/4 पाई आई अपन क्या हो गया r², और यहाँ बच्चों हो गया सिग्मा dl। अभी हम आपको क्या बताएं, dl क्या है, एक छोटा सा टुकड़ा है। सिग्मा यदि आप लगा देते हो तो बहुत सारे टुकड़े मिल करके एक पूरा टुकड़ा बनता है। ठीक है, तो इस पूरे टुकड़े की लंबाई μ0/4 पाई आई अपन क्या हो गया r²। तो बच्चों इस पूरे टुकड़े की लंबाई क्या होगी 2 पाई r होगी ना, वृत्त की परिधि के क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ आप लिख दो 2 पाई r। तो चुंबकीय क्षेत्र B आपका निकल के आ गया μ0/4 पाई, r से एक r कैंसिल हो गया, पाई से एक पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, देखो r से एक r कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 दूना 4 हो गया। तो यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा 2। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक r से एक r कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 2r टेस्ला। ठीक है, आई μ0 I/2r टेस्ला। ठीक है, 2 दूना क्या हो गया 4, 2 आ गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक r से एक r कैंसिल हो गया। तो किसी वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न हुआ, B बराबर μ0 I/2r टेस्ला। और यदि बच्चों फेरों की संख्या दिया हो, यदि फेरों की संख्या, यदि फेरों की संख्या n हो तो ठीक है, फेरों की संख्या यदि दे रखा है तब आपका ये हो जाएगा B बराबर μ0 Ni/2r टेस्ला। ठीक है, इस फॉर्मूले में बच्चों न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपसे पूछता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लगाने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे आपको इस फार्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो संधारित्र वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। ये प्रश्न भी बच्चों कई बार बोर्ड पेपर सेट में आपके पूछ रखा है। क्या कह रहा है प्रश्न कह रहा है कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए 3 विभिन्न संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले आप जान जाओ कि श्रेणी क्रम में यदि संधारित्र जुड़े हैं तो उसकी तुल्य धारिता का सूत्र क्या होता है। उसकी तुल्य धारिता, उसकी मान लीजिए 3 संधारित्र C1 C2 C3 हैं, तो उसकी तुल्य धारिता का जो सूत्र होता है 1/C बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो बच्चों हम क्या करेंगे, देखिए 3 संधारित्र है, मान लीजिए ये आपका पहला संधारित्र प्लस क्यू से आवेशित है। ठीक है, और ये बच्चों क्या होता है -Q से आवेशित होता है। पहला संधारित्र है और ये आपका दूसरा संधारित्र। ठीक है, +Q से आवेशित -Q से आवेशित, और ये आपका बच्चों मान लीजिए तीसरा संधारित्र। ठीक है, +Q -Q। क्लियर। अब आप ध्यान दो, 3 संधारित्र हम मान लिए कि ये श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, इन्हीं का हमको क्या करना है व्यंजक प्राप्त करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम आपको बता दें कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। संधारित्रों का जो श्रेणी क्रम संयोजन है ये आपका पहला संधारित्र है, दूसरा संधारित्र है। तो मान लीजिए पहले संधारित्र की जो धारिता है वो C1 है और दूसरे संधारित्र की धारिता क्या है बच्चों C2 है, और तीसरे संधारित्र की धारिता क्या है C3 है। पहले संधारित्र का जो विभव है वो आपका V1 है, इसका विभवांतर बच्चों V2 है, इसका विभवांतर क्या है V3 है। अब हम आपको बताते हैं कि संधारित्रों की श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा आप कैसे लिखेंगे। परिभाषा में आप लिखेंगे कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में, ठीक है, मीन्स ऐसा संयोजन जिसमें पहले संधारित्र की पहली प्लेट को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं, बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं।
ठीक है। पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहली प्लेट से जोड़ देते हैं, ध्यान देना, और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ देते हैं। क्या हम बताएं कि एक ऐसा संयोजन जिसमें पहले संधारित्र की पहली प्लेट को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं, ठीक है, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं और दूसरे संधारित्र के दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहली प्लेट से जोड़ते हैं। इसी क्रम में बच्चों हम आगे की तरफ जोड़ते जाते हैं और अंतिम संधारित्र के दूसरी प्लेट को यदि हम बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, ठीक है, अंतिम संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है उसको यदि हम बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं तो ऐसा जो संयोजन प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। बच्चों यदि आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि एक ऐसा संयोजन जिसमें पहले संधारित्र की पहली प्लेट बैटरी के धन सिरे से, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ी गई है। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते जाते हैं और बच्चों अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को यदि हम बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं तो ऐसा जो संयोजन प्राप्त होता है उसे हम संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात लिखने के बाद आप लिखेंगे कि माना 3 संधारित्र है जिनकी धारिता C1, C2, C3 है, ठीक है, विभवांतर क्या है V1, V2, V3 है। बच्चों एक बात हम आपको बता दें कि श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों के मेन पॉइंट मैं लिख रहा हूं, बाकी आप लिख लीजिएगा। संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में मेन पॉइंट यही है, ठीक है ना। पहले आपकी परिभाषा है, उसके बाद आप लिख देना कि माना 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिता C1, C2, C3 है, इनके विभवांतर V1, V2, V3 हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। ठीक है, हम लिखेंगे कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान होता है। प्रत्येक संधारित्र बच्चों क्या होता है, आवेश समान होता है। ठीक है, यदि आपसे समांतर क्रम संयोजन पूछ दें तो समांतर क्रम संयोजन में बच्चों क्या होता है कि प्रत्येक संधारित्र पर विभव समान होता है। ठीक है, अब आप ध्यान दो, प्रत्येक संधारित्र पर क्या है, आवेश समान है। तो आपको पता है कि जो धारिता का सूत्र है C बराबर बच्चों होता है Q/V। तो यहाँ से यदि आप V का मान निकालते हो तो V बराबर हो जाएगा Q/C। ये V क्या है, पूरे परिपथ के लिए, C धारिता पूरे परिपथ के लिए। ठीक है, अब आप ध्यान दो, अब आप क्या करो, V1 निकाल लो। पहले संधारित्र का जो V1 होगा बच्चों वो क्या होगा, Q/C1, क्योंकि प्रत्येक संधारित्र पर श्रेणी क्रम में क्या होता है, आवेश समान होता है। और V2 बराबर हो जाएगा बच्चों Q/C2 और आपका V3 बराबर हो जाएगा Q/C3। अब आप लिखेंगे परिपथ का कुल विभवांतर या तुल्य विभवांतर। तुल्य विभवांतर जो V बराबर होता है वो आपका होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V1 के सामने आप लिख दो Q/C, ये आपका हो गया Q/C V के सामने, और V1 की जगह बच्चों लिखोगे Q/C1 और V2 की जगह हो जाएगा Q/C2 और यहाँ पे हो जाएगा Q/C3। ठीक है, अब आप इसको आप लिख दो ऐसे 1/C इंटू Q बराबर, यहाँ आप Q कॉमन ले लो। तो Q बच्चों यदि आप कॉमन लोगे तो बचेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो Q से Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और श्रेणी क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों की तुल्य धारिता निकल के आ गई। क्या निकल के आ गई, 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। क्लियर है। तो चलिए बच्चों, विद्युत सेल वाले टॉपिक से एक हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं। ये भी प्रश्न कई बार आपके बोर्ड पेपर सेट में पूछ रखा है। ठीक है, अब आप ध्यान दो, कह रहा है किसी सेल के टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए।
ठीक है, किसी सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। बच्चों ये प्रश्न भी आपके बोर्ड पेपर सेट में कई बार पूछ रखा है। हम आपको ये प्रश्न बहुत ही इजीली बताएंगे, ठीक है, मतलब पहले डिटेल में बताएंगे, फिर आपको अंत में 3 लाइन में मात्र ये डेरिवेशन कराएंगे, ठीक है। अब आप ध्यान दो, सबसे पहले क्या है कि एक आपका सेल है, मान लीजिए ये आपका सेल है, प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल, क्लियर। सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, ई है, और यहां बच्चों क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल आर। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि एक सेल का विद्युत वाहक बल ई है और सेल को कुंजी के की सहायता से, ये कुंजी है, कुंजी के की सहायता से प्रतिरोध आर से हम जोड़ देते हैं, एक बाह्य प्रतिरोध आर से, ठीक है। यहाँ पे श्रेणी क्रम में ओमीटर लगा करके इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ओमीटर क्या करता है बच्चों, इस परिपथ में बहने वाले धारा का मेजरमेंट करता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेल के समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। जितनी बात हम बोल रहे हैं यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, एग्जाम में फिगर बनाने के बाद फिगर के बारे में थोड़ा बहुत लिखना ही होता है, ठीक। अब आप ध्यान दो, तो हम क्या लिखेंगे कि माना एक सेल का विद्युत वाहक बल ई है और सेल को कुंजी के की सहायता से प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध आर से जोड़ देते हैं, ठीक है। श्रेणी क्रम में ओमीटर लगा देते हैं ताकि इसमें बहने वाली धारा का मेजरमेंट हो सके। अब बच्चों सेल के समांतर क्रम में हम क्या लगा दिए, वोल्ट मीटर लगा दिए। इतनी बात आपको लिख लेना है, ठीक। अब आप ध्यान दो, यहां होगा क्या, 3 बार कार्य करना पड़ेगा। एक सेल द्वारा किया गया कार्य निकालना है, तो सेल जो कार्य करेगा वो पूरे परिपथ के लिए कार्य करेगा, हम आपको पहले ही समझा दे रहे हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इस बाह्य प्रतिरोध के सिरों पर यदि वोल्टेज भी है तो इसमें सेल के बाहर किया गया कार्य निकालना पड़ेगा, ठीक है। और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर के कारण भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, उस वोल्टेज ड्रॉप के कारण सेल के भीतर किया गया कार्य वो भी आपको निकालना है। फिर बाद में आप लिखोगे कि ऊर्जा संरक्षण के नियम से किया गया कुल कार्य बराबर सेल के बाहर किया गया कार्य प्लस सेल के भीतर किया गया कार्य। इतनी बात बस आप सुन लो, अभी हम आपको समझाते हैं एक एक स्टेप, क्लियर। अब आप ध्यान दो, तो हम लिखेंगे कि यदि t समय में प्रवाहित आवेश, t समय में प्रवाहित आवेश q हो, तो t समय में प्रवाहित आवेश क्या हो, q हो, तो ठीक है, लिखेंगे सेल द्वारा किया गया कार्य, सेल द्वारा किया गया कार्य जो W बराबर होगा वो आपका होगा ET। क्यों, क्योंकि जो विद्युत वाहक बल होता है वो होता है E बराबर, ये होगा EQ, ठीक है। E बराबर होता है बच्चों W/Q, तो W का जो मान हो जाएगा EQ हो जाएगा, क्लियर है। अब आप ध्यान दो, आप ये जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है बच्चों, IT होता है। कैसे, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं, तो Q के जगह आप IT लिख सकते हो। ये क्या निकल गया, सेल द्वारा किया गया कार्य निकल गया, ठीक है। अब देखो ये टोटल कार्य है, ठीक है। अब निकालोगे इस प्रतिरोध R के कारण भी कुछ कार्य होगा, सेल के बाहर किया गया कार्य, और इस आंतरिक प्रतिरोध के कारण भी विभव पतन होगा, और वहां भी सेल के भीतर किया गया कार्य हम निकालेंगे। लिखेंगे यदि प्रतिरोध R के सिरों पर विभवांतर भी हो, तो यदि प्रतिरोध R के सिरों पर विभवांतर भी हो तो सेल के बाहर किया गया
कार्य। ठीक है, तो सेल के बाहर बच्चों जो किया गया कार्य होगा वो आपका हो जाएगा W बराबर वी क्यू। W बराबर क्या होगा वी क्यू, और W बराबर हो जाएगा V, Q का मान होता है T। ठीक है, आप यहाँ पे लिख देना W वाह है, मतलब सेल के बाहर किया गया कार्य। यह आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2 मान लो, या ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लिखेंगे कि आंतरिक प्रतिरोध के कारण, लिख देंगे कि आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r के कारण भी विभव पतन होगा, वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, कितना विभव पतन होगा, V डैश बराबर हो जाएगा IR, विभव पतन होगा। तब ये क्या निकाले, सेल द्वारा किया गया कार्य पूरा है, ये बाह्य कार्य है। अब हम सेल के भीतर कार्य निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे तब सेल के भीतर किया गया कार्य, सेल के भीतर किया गया कार्य हो जाएगा बच्चों W, इसको आप लिख देना आंतरिक, मतलब सेल के भीतर किया गया। ठीक है, क्या होगा V डैश Q होगा, और V डैश का मान है बच्चों क्या I स्मॉल r, और Q का मान होता है बच्चों IT, तो ये आपका हो जाएगा I स्क्वायर, I और I मिलके I स्क्वायर RT। ठीक, अब हम लिखेंगे ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से। ऊर्जा संरक्षण के नियम से क्या हो जाएगा, सेल द्वारा जो किया गया कुल कार्य, यही 3 लाइन आपको याद रखना है। क्या 3 लाइन याद रखना है कि सेल द्वारा किया गया कार्य W है, ये जो W है ये W वाह है, मीन्स सेल के बाहर किया गया कार्य, और W आंतरिक मतलब सेल के भीतर किए गए कार्य के क्या होगा बराबर होगा। ये बस 3 लाइन आप दिमाग में रखना। यदि ये तीनों पॉइंट आपके दिमाग में है तो इस डेरिवेशन को करने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। तो बच्चों W की जगह आप यहाँ क्या लिख सकते हो EIT। ठीक, अब W वाह है, मीन्स सेल के बाहर जो किया गया कार्य है वो आपका है VIT, और सेल के अंदर जो किया गया कार्य है भीतर, यह आपका हो जाएगा I स्क्वायर RT। क्लियर, अब आप ध्यान दो, तो EIT यहाँ पे कॉमन हो गया, तो यहाँ हो जाएगा V प्लस हो जाएगा I। तो बच्चों IT से IT क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और E हो गया, फिर यहाँ हो गया V प्लस IR, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं E माइनस IR अपन V। ठीक है, तो E क्या है बच्चों, सेल का विद्युत वाहक बल है, I है सेल में प्रवाहित धारा इस परिपथ में, R है बच्चों आंतरिक प्रतिरोध, और V आपका है टर्मिनल विभवांतर। बच्चों इस फार्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपके बोर्ड पेपर सेट में पूछता है। ठीक है, जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस फार्मूले पे बेस्ड आपको मिलेगा वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम आपको एक और क्वेश्चन बताते हैं। ये प्रश्न किरचॉफ के नियम पर आधारित है। बच्चों यदि आप इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पिछला वीडियो देखे होंगे तो उसमें आप किरचॉफ के नियम को अच्छे से समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को बच्चों किरचॉफ के नियम की सहायता से प्रूव करना है। क्या प्रश्न कह रहा है, कह रहा है कि किरचॉफ के नियम की सहायता से किसी व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था के लिए सिद्ध कीजिए कि P अपान Q बराबर R अपान S। तो बच्चों PQRS क्या है, प्रतिरोध है, P भी प्रतिरोध है, QRS भी क्या है, प्रतिरोध है। ठीक है बच्चों, इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु ने प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया जिसकी सहायता से, ठीक है, चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सके, जिसकी सहायता से चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सके। इंग्लैंड के वैज्ञानिक व्हीटस्टोन सेतु ने प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जिसकी सहायता से चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सके। बच्चों इस व्यवस्था में उन्होंने 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में लिया। ठीक है, मान लीजिए ये आपका प्रतिरोध है, ये है आपका P, और श्रेणी क्रम में बच्चों एक प्रतिरोध है आपका
क्यू। ठीक, 4 प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था बनाई पी क्यू आर एस, जिसमें ये दो संलग्न भुजाएं जो है ये श्रेणी क्रम में है और आर और एस भी बच्चों क्या है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रतिरोधों की जो व्यवस्था है ये कुछ चतुर्भुज के आकार की दिख रही है। ठीक है, तो इस प्रतिरोधों की व्यवस्था में चतुर्भुज के एक विकर्ण में धारा मापी लगा देते हैं। एक विकर्ण बच्चों क्या करते हैं, धारा मापी लगा देंगे और दूसरे विकर्ण को सेल की सहायता से जोड़ देते हैं। सेल की सहायता से हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है। तो बच्चों जो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है। संतुलन का मतलब क्या है, संतुलन का मतलब ये है कि हम इन चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करें, चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करें ताकि विद्युत सेल से जो धारा प्राप्त हो रही है, विद्युत सेल से प्राप्त धारा से इसमें कोई विक्षेप उत्पन्न न हो। इसे हम कहेंगे व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की स्थिति। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे कार्य करता है, व्हीटस्टोन सेतु संतुलन के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो बच्चों संतुलन का सिद्धांत क्या है कि हम इन प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करें कि सेल से प्राप्त जो धारा है, सेल से प्राप्त धारा से इसमें कोई विक्षेप उत्पन्न न हो। तो कोई विक्षेप नहीं उत्पन्न होगा, ये जो प्रतिरोधों की व्यवस्था है ये संतुलन की अवस्था में कहलाएगी। ठीक, अब आप ध्यान दो, तो ये मान लीजिए धारा I, इसमें चला गया धारा I1 और यहाँ बच्चों हो गया धारा I2। अब आप ध्यान दो, I1 और ये हो गया आपका I2। P और Q आपका श्रेणी क्रम में है, R और S भी प्रतिरोध क्या है बच्चों, आपके श्रेणी क्रम में है। तो सबसे पहले तो आप लिख देंगे कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक व्हीटस्टोन सेतु ने प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया जिसकी सहायता से चालक के प्रतिरोध ज्ञात किए जा सके। बच्चों इस व्यवस्था में क्या होता है, चारों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर, ठीक है, प्राप्त जो समांतर चतुर्भुज है उसके एक विकर्ण में धारा मापी को जोड़ देते हैं और दूसरे विकर्ण में विद्युत सेल को जोड़ देते हैं। सिद्धांत में हम लिखेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत संतुलन के सिद्धांत पे कार्य करता है। किस सिद्धांत पे, संतुलन के सिद्धांत पे कार्य करता है। संतुलन के सिद्धांत का मतलब ये है कि इन चारों प्रतिरोधों को हम इस प्रकार व्यवस्थित करें कि सेल से जो प्राप्त धारा है, सेल से जो प्राप्त धारा से इसमें कोई विक्षेप उत्पन्न न हो। यदि कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है तो बच्चों ये व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में कहा जाएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, क्योंकि संतुलन के सिद्धांत पे यह काम करता है, संतुलन की अवस्था में किन्हीं दो भुजाओं के, किन्हीं दो भुजाओं के, किन्हीं दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, किन्हीं दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। इसका सिद्धांत लिखने के बाद आप ये स्टेटमेंट लिख देना, क्योंकि व्हीटस्टोन सेतु का ये स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है, किन्हीं दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब P/Q बराबर होता है बच्चों R/S। बच्चों अब हम क्या करते हैं कि जो व्हीटस्टोन सेतु क्या है, किन्हीं दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है P/Q/R/S। इसको हम प्रूव करते हैं। किस नियम से प्रूव करेंगे, किरचॉफ के नियम से। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे दो लूप ले लेंगे, ये लूप नंबर 1 है बच्चों और ये क्या है आपका लूप नंबर 2 है। ठीक है, तो लिखेंगे किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ
के नियम से। ठीक है, तो किरचॉफ का बच्चों इसमें कौन सा नियम लगेगा? किरचॉफ का दूसरा नियम लगेगा। कौन सा नियम? दूसरा नियम। तो लूप फर्स्ट में, लूप फर्स्ट आपका क्या है? ए बी डी ए। ठीक है, क्या है? ए बी डी ए में। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आप किरचॉफ का नियम यदि आप लगाते हैं, लूप की दिशा में यदि धारा है तो उसमें जो आई और आर का गुणनफल होता है वो धनात्मक लेते हैं। अब बच्चों यदि लूप की जो दिशा है वो धारा की विपरीत दिशा में है तो आई और आर का जो गुणनफल होता है वो निगेटिव लेते हैं। ठीक है, ये क्या है? किरचॉफ के दूसरे नियम का रूल है। अब आप देखिए, ये लूप आपका ऐसे चल रहा है, ध्यान देना, ये ए बी डी ए की बात हो रही है, लूप ऐसे है, मीन्स लूप की दिशा भी इधर ही है और धारा भी उधर प्रवाहित हो रहा है। तो I1 और P क्या है? प्रतिरोध है। तो धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल होगा वो बच्चों होगा धनात्मक, I इंटू क्या हो जाएगा? P। अब आप ध्यान दो, ये लूप ऐसे चल रहा है, ऐसे U ऐसे गया, ये ऐसे, मीन्स यहाँ पे लूप की दिशा इधर हो गई और धारा की दिशा बच्चों क्या है? इधर है। देखो अब I2 और प्रतिरोध क्या है? R है। तो लूप की दिशा और धारा की दिशा दोनों विपरीत है, तो I2 और R बच्चों क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब देखो क्या होता है कि प्रत्येक बंद परिपथ के प्रत्येक बंद पास में, ठीक है, जो बहने वाली धारा I तथा प्रतिरोध R के गुणनफलों का जो बीजगणितीय योग होता है उस बंद भाग में लगने वाले विद्युत वाहक बल वो के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इस भाग में कोई विद्युत वाहक बल तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ आप लिख देना 0। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा I1P, ये उधर गया, बराबर बच्चों हो जाएगा I2R। इसको आप बना लो समीकरण नंबर 1। अब आप देखो दूसरे लूप में बात करो, लूप दो आपका कैसे काम करेगा? बी सी डी बी। ठीक है, किसमें? बी सी डी बी में किरचॉफ का दूसरा नियम लगाएंगे। ठीक है, देखो लूप ऐसे चल रहा है, ऐसे यूं, तो लूप की दिशा भी ये भी है और धारा की भी दिशा ऐसे है। तो लूप की दिशा और धारा की दिशा जब समान है तो धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल होता है धनात्मक लेते हैं। तो धारा बच्चों क्या है? I1 है और प्रतिरोध क्या है? Q है। तो ये हो जाएगा I1 इंटू Q। अब आप ध्यान दो, दूसरे धारा और प्रतिरोध पे विचार करो। लूप ऐसे चल रहा है, ये ऐसे ऐसे घुमा, ऐसे घुमा, धारा किधर है? इधर है। मीन्स लूप की दिशा और धारा की दिशा क्या है? दोनों विपरीत है। तो लूप की दिशा धारा की दिशा यदि विपरीत होती है तो धारा और प्रतिरोधों का गुणनफल क्या लेते हैं? माइनस में लेते हैं। तो धारा बच्चों यहाँ पे क्या है? I2 है और प्रतिरोध आपका क्या है? यस है, तो I2S। अब देखते हैं इस बंद भाग में कहीं विद्युत वाहक बल है, तो विद्युत वाहक बल यहाँ पे नहीं है, तो इधर आप लिख देंगे ऐसे। ठीक है, क्योंकि बच्चों किसी परिपथ के प्रत्येक बंद खंड में बहने वाली जो धारा और उसके संगत प्रतिरोधों का जो गुणनफलों का बीजगणितीय योग होता है उस बंद परिपथ में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यह है आपका किरचॉफ का दूसरा नियम। यदि बच्चों किरचॉफ का दूसरा नियम आप नहीं जानते हैं तो पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब आप ध्यान दो, तो ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। ठीक, अब देखो I1Q माइनस को आप उधर कर दो, ये हो जाएगा I2S। इसे आप समीकरण 2 बनाओ। अब आप कर दो, क्या लिख दो? समीकरण 1/2 से 1 से 2 में भाग दे दो, तो क्या हो जाएगा बच्चों? I1P बटे I1Q बराबर I2R बटे I2S। क्लियर? तो I1 से I1 खत्म, I2 से I2 खत्म, ये हो गया P/Q बराबर आपका आ गया R/S। तो प्रश्न में क्या कहा है? कह रहा है कि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था के लिए सिद्ध कीजिए कि P/Q बराबर R/S। तो बच्चों एग्जाम में यदि आपको ये प्रश्न मिलता है तो आप मेनली ये तो लिखना ही लिखना है। यदि आप इसके पहले जो हम बात बताए थे वो समय रहता है तो आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि इंग्लैंड के प्रोफेसर व्हीटस्टोन सेतु ने प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया जिसकी सहायता से चालक के प्रतिरोधों की गणना की जाती है। ठीक है, इस व्यवस्था में 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं और ये एक समांतर चतुर्भुज की रचना प्राप्त करते हैं। तो इसमें बच्चों जो चतुर्भुज का एक विकर्ण में धारामापी लगा होता है और दूसरे विकर्ण में हम क्या करते हैं? सेल लगा देते हैं। दूसरे विकर्ण में क्या करते हैं? सेल लगा देते हैं। क्लियर?
और व्हीटस्टोन से संतुलन के सिद्धांत पे कार्य करता है। संतुलन का सिद्धांत का मतलब ये हुआ कि इस प्रतिरोधों को हम इस प्रकार व्यवस्थित करें तो सेल से प्राप्त धारा इसमें कोई विक्षेप उत्पन्न न कर सके। मतलब बच्चों इसका संतुलन की अवस्था में क्या होगा, किन्हीं दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। P अपान Q इक्वल्स टू R अपान S। और किरचॉफ के नियम की सहायता से हम इसको प्रूफ भी कर दिए। क्लियर? तो चलिए बच्चों, गॉस के प्रमेय वाले चैप्टर से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। ये प्रश्न भी आपके बोर्ड पेपर सेट में कई बार पूछ रखा है। क्या है प्रश्न? कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा मात्रक तथा बीमीय सूत्र लिखिए। ठीक है, एक चीज छोड़ गया कि वैद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है। आपको हम बता दें कि बच्चों वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो एक अदिश राशि है। ठीक है, हम इसका बीमीय सूत्र लिखेंगे, मात्रक लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि बच्चों विद्युत क्षेत्र में कोई काल्पनिक पृष्ठ है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। एक पॉइंट आप याद रखना कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो बच्चों वैद्युत बल रेखाएं कहां से गुजरेंगी, किसी न किसी पृष्ठ से गुजरेंगी, और पृष्ठ कहां स्थित होगा, तो विद्युत क्षेत्र में स्थित होगा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा में? इसकी परिभाषा आप लिख देंगे, परिभाषा लिख देंगे कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। विद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत फ्लक्स फाई ई कहलाती है। बच्चों विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है? आप लिख सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स क्या है? अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। क्या है? यह एक अदिश राशि है। तो बच्चों मान लीजिए ये कोई काल्पनिक पृष्ठ है, ये कोई भी एक काल्पनिक पृष्ठ है। ठीक है ना, इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है, उन्हीं वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसका एक छोटा सा टुकड़ा आप ऐसे ले लो। ठीक है, मान लीजिए ये आपका जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल ए है, तो बच्चों इसका जो सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव होगा ये आपका होगा डी ए। तो सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव का जो लंबवत इकाई सदिश होता है वो आपका है डी ए। अब बच्चों ये है आपका वैद्युत क्षेत्र ई, इन दोनों के बीच जो कोण बनता है वो क्या बनता है? थीटा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं, और विद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। और बच्चों यह एक क्या होती है? अदिश राशि होती है। ठीक है, अब हम आपको बता दें इसकी मैथमेटिकल परिभाषा। बच्चों या तो आप ये परिभाषा लिख दीजिएगा, अथवा एक इसकी मैथमेटिकल परिभाषा है जिससे हम व्यंजक प्राप्त करते हैं। ठीक है, बहुत जगह यूज होता है। कैसे लिखेंगे? पृष्ठ ए के सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव, पृष्ठ ए के
सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA तथा विद्युत क्षेत्र वेक्टर E के स्केलर गुणन। तो बच्चों E और सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA का जो स्केलर गुणन होगा वो आपका होगा वेक्टर E डॉट dA। ठीक है, इनके स्केलर गुणन को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये भी परिभाषा आप एग्जाम में लिख सकते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बच्चों वैद्युत फ्लक्स को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कौन सी राशि है बच्चों? ये आपकी क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, छोटे क्षेत्रफल अवयव और वैद्युत क्षेत्र E के स्केलर गुणन को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब इस छोटे पृष्ठीय क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा वो आपका हो जाएगा d फाई E बराबर होगा वेक्टर E डॉट dA। आप सभी को पता है कि दो सदिशों का जो अदिश गुणन होता है, मतलब A डॉट B, यदि आपको यह नहीं पता होगा तो आप इसे कहीं नोट कर लीजिएगा। A डॉट B यदि कहीं लिखा है तो इसे हम AB cos थीटा लिख सकते हैं। तो बच्चों ये आपका हो जाएगा d फाई E बराबर E dA cos थीटा। क्या होगा? E dA cos थीटा। तो ये आपका निकल गया कि सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो बच्चों अब हम निकाल देंगे कि पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, एक पृष्ठ का सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स निकला d फाई E बराबर E dA cos थीटा। ठीक है, तो पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो फाई जो हो जाएगा वो आपका होगा छोटे वैद्युत फ्लक्स d फाई E का यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं तो पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। क्लियर? अब आप ध्यान दो, तो फाई E, तो बच्चों d फाई E का जो मान है वो आपका क्या है? E dA cos थीटा। अब आप ध्यान दो, अब यहाँ से E cos थीटा आपका बाहर निकल जाएगा, E cos थीटा बाहर निकला और इंटीग्रेशन हो गया dA। ठीक है, तो बच्चों छोटे क्षेत्रफल अवयव का यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर हो जाएगा EA cos थीटा। ये आपका वैद्युत फ्लक्स का फाइनल व्यंजक निकल के आ गया। वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर क्या होता है? EA cos थीटा। बच्चों प्रश्न में केवल बोला था वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, हम आपको वैद्युत फ्लक्स का व्यंजक भी प्राप्त कर दिए। पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान हम कैसे निकालेंगे वो हम आपको बता दिए। ठीक है, तो बच्चों वैद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। वैद्युत फ्लक्स का मतलब वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप। अब वैद्युत बल रेखाएं कहां से गुजरेंगी? किसी पृष्ठ से गुजरेंगी। पृष्ठ कहां है? वैद्युत क्षेत्र में है। ठीक है, या आप ऐसे कहो कि पृष्ठ ए का सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA वह विद्युत क्षेत्र E के स्केलर गुणन E डॉट dA को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स बराबर हो जाएगा क्या? E डॉट dA, E डॉट dA हो जाएगा E dA cos थीटा। अब पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स आपका निकल गया EA cos थीटा। तो बच्चों आप इसे नोट कर लो, फिर हम आपको इसका मात्रक और बीमा बताते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम आपको विद्युत फ्लक्स का मात्रक बताते हैं, साथ ही साथ उसका बीमा भी बताएंगे, और विद्युत फ्लक्स के मात्रक को मूल मात्रकों में कैसे बदला जाता है ये भी हम आपको समझाते हैं। ठीक है, तो अभी आप क्या पढ़ें कि पूरे पृष्ठ से जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है फाई बराबर होता है बच्चों EA cos थीटा। EA cos थीटा। अब हम निकालते हैं इसका मात्रक। तो जब आप फाई E का मात्रक निकालेंगे तो फाई E का जो मात्रक होगा वो होगा आपका E का मात्रक गुणे A का मात्रक। क्या होगा?
ई का मात्रक गुणे ए का मात्रक। बच्चों त्रिकोणमितीय अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है, मीन्स cos थीटा का कोई मात्रक नहीं होता है। आपको हम बता दें ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक भी सीख लो इसी हाथ में। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है F/Q। इस फार्मूले से यदि हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकालें तो बच्चों निकलेगा न्यूटन बटे कूलाम, और एक फार्मूला होता है E बराबर V/D, और इसके हिसाब से यदि हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकालें तो आपका होता है वोल्ट बटे मीटर। क्या होगा? वोल्ट बटे मीटर। ठीक, अब देखो तो E का मात्रक एक बार न्यूटन बटे कूलाम रख दो और एक बार वोल्ट बटे मीटर रख दो, तो इस हिसाब से विद्युत फ्लक्स के दो मात्रक प्राप्त हो जाएंगे। कैसे? देखो E का मात्रक आपका हो जाएगा न्यूटन बटे कूलाम, और बच्चों क्षेत्रफल का मात्रक आपका होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मिल गया आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। ये विद्युत फ्लक्स का क्या है? एक मात्रक हो गया। या E के मात्रक के जगह आप लिख दो वोल्ट बटे मीटर, वोल्ट बटे मीटर, और क्षेत्रफल का मात्रक बच्चों होता है मीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो वोल्ट गुणे बच्चों क्या हो जाएगा? मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो विद्युत फ्लक्स के दो मात्रक निकल के आ गए, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम और वोल्ट मीटर। अब हम आपको बताते हैं कि इसका बीमी सूत्र कैसे निकालेंगे। ठीक है, इन दोनों में से किसी भी फार्मूले से आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मात्रक से भी आप निकाल सकते हो। तो इसका जो बीमा होगा, विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, तो न्यूटन मीटर बटे कूलाम दिया है। न्यूटन बच्चों बल का मात्रक है, और बल की बीमा आपकी होती है mL/T/-2, और मीटर क्या है? मीटर का लंबाई का मात्रक है। ठीक है, तो उसकी बीमा बच्चों होती है L स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर लिख दिया। कूलाम आवेश का मात्रक है, और कूलाम की बीमा आपकी होती है AT। अब आप ध्यान दो, L और L स्क्वायर मिल के बच्चों हो जाएगा L का क्यूब, ये हो गया T/-2। T को आप ऊपर ले जाओगे तो T/-1, A ऊपर गया बच्चों तो क्या हो जाएगा? A/-1। ठीक है, अब आप ध्यान दो, तो यहाँ हो जाएगा mL/3, -2 -1 हो गया -3, और A पे बच्चों हो गया -1। ये क्या निकल के आ गया? विद्युत फ्लक्स का बीमीय सूत्र। यदि बच्चों विद्युत फ्लक्स के मात्रक को मूल मात्रक के पदों में बदलना चाहते हैं, या किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रक के पदों में बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उसका क्या करो? बीमीय सूत्र निकाल दो। तो बहुत आसान तरीके से आप उसके मात्रकों को मूल मात्रक में बदल सकते हैं। अब आप देखिए इसका मूल मात्रक क्या हो जाएगा? मूल मात्रक तो बच्चों यम जो है वो द्रव्यमान के लिए यूज होता है, और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। ठीक है, यल लंबाई के लिए यूज होता है, और लंबाई का मात्रक बच्चों होता है मीटर, तो ये हो गया मीटर का क्यूब। टी आपका समय के लिए यूज होता है, और समय का मात्रक बच्चों होता है सेकेंड, तो सेकेंड पे -3। ए मीन्स धारा, धारा मीन्स क्या हो गया बच्चों? एम्पियर। धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। तो ये उम्मीद है आप लोग विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, मात्रक और बीमीय सूत्र बहुत ही आसान भाषा में समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपके सामने एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्या प्रश्न है? प्रश्न कह रहा है कि विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है? विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है? आगे का प्रश्न हम अभी बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है। सिंपल परिभाषा बताएंगे, और इसको सेटिंग करके इसका मैं डेरिवेशन भी आपको सिखाऊंगा। ठीक है, देखो तो विभव प्रवणता की परिभाषा में आप लिख देना, विभव प्रवणता की जो परिभाषा है आपको लिख देना है कि दूरी r के सापेक्ष, दूरी r के सापेक्ष v के मान में परिवर्तन की अधिकतम दर, v के मान में परिवर्तन की अधिकतम दर
को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों इसे dV/dr से प्रदर्शित करते हैं। dV/dr से प्रदर्शित करते। ठीक है, ध्यान रखना क्या कह रहा है प्रश्न कि विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं, इसका आप आंसर क्या लिखना। विभव प्रवणता ध्यान में रखना ना, dV/dr को हम विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिख देना, r के सापेक्ष v के मान में परिवर्तन होने की अधिकतम दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, क्या है, दूरी r के सापेक्ष v के मान में परिवर्तन होने की अधिकतम दर को हम क्या कहते हैं बच्चों, विभव प्रवणता कहते हैं। इसे dV/dr से प्रदर्शित करते हैं। सिंपल परिभाषा लिखना, ज्यादा झाम-ताम नहीं लिखना है। ठीक है, तो विभव प्रवणता बराबर हो जाएगा, विभव प्रवणता बराबर आ गया आपका dV बटे क्या हो गया dr। ठीक है, तो dV क्या है बच्चों, विभव परिवर्तन है, विभव परिवर्तन, और dr क्या है, दूरी परिवर्तन। क्या ये दूरी परिवर्तन। अब यदि आपसे कोई कह दे कि विभव प्रवणता का मात्रक बताइए, ठीक है, तो विभव प्रवणता क्या है, dV/dr है। तो मात्रक क्या, वोल्टेज का मात्रक बटे दूरी का मात्रक। तो बच्चों वोल्टेज का जो मात्रक होता है वो आपका क्या होता है, वोल्ट होता है। वोल्ट बटे क्या हो गया, मीटर। ठीक, अब आपसे कोई कह दे प्रश्न में, यदि मान लीजिए कह दे कि विभव प्रवणता का बीमा भी निकालिए, तो बच्चों बीमा जो होगा वो आपका होगा वोल्ट की बीमा बटे मीटर की बीमा। तो वोल्ट की बीमा मान लीजिए आपको याद नहीं है, तो V बराबर क्या होता है, वोल्ट की बीमा आप साइड में निकाल लो। V बराबर क्या होता है बच्चों, W/Q। कार्य की बीमा तो आपको याद होनी चाहिए। कार्य की बीमा क्या होती है, mL² T/-2, और आवेश का बीमा बच्चों होता है AT। ठीक, अब आप ध्यान दो, तो ये हो गया mL² T/-2। T को आप ऊपर ले जाओगे तो T/-1 हो जाएगा, और A को बच्चों यदि आप ऊपर ले आते हो तो A/-1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा mL² -2 -1 बच्चों हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा A/-1। ठीक है, तो V का बीमा निकल गया। तो हमको विभव प्रवणता की बीमा निकालनी है, तो क्या करेंगे, वोल्ट की जो बीमा होगी मीन्स विभव की जो बीमा होगी वो आपका होगा mL² T/-3 A/-1, और नीचे क्या है बच्चों, मीटर है L। एक L से एक L कैंसिल हो गया, तब आपका बीमा क्या निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा M। L से एक L कम हो गया तो L T/-3, और बच्चों हो जाएगा A/-1। यदि आप इसका मूल मात्रक निकालना चाहते हैं तो मूल मात्रक भी निकाल सकते हैं। क्या होगा, किलोग्राम मीटर सेकंड पे -3 एम्पियर पे -1। क्लियर है, तो विभव प्रवणता का मात्रक और बीमा और इसकी परिभाषा समझ में आ गया ना। अब हम आपको बताते हैं कि विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। इसे आप बच्चों नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में क्या संबंध है। बहुत ही शॉर्ट में हम आपको बता दे रहे हैं कि विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध हम कैसे निकालेंगे। तो मान लेंगे यहाँ कोई बिंदु O है और इस पर बच्चों क्या है, आवेश हमारा +Q है। ठीक है, और R दूरी पर स्थित एक बिंदु A है, यही हमें विभव प्रवणता निकालना है। तो विभव प्रवणता निकालने के लिए हम एक बिंदु ले लेंगे यहाँ पे B, और इस पर परीक्षण आवेश ले लेंगे Q0। तो बच्चों जो परीक्षण आवेश होता है वो धनात्मक होता है, और परीक्षण आवेश का, ठीक है, इसमें जो भी हम मान निकाल रहे होते हैं परिपथ में, उसमें इसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। बस हम इसके मान को निकालने के लिए हम किसी बिंदु पर परीक्षण धनावेश का प्रयोग करते हैं, मीन्स परीक्षण आवेश का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो विभव प्रवणता क्या है, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। तो बच्चों हमको दूरी में परिवर्तन करना पड़ेगा, मतलब
Q0 आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक ले जाने में जो आपका दूरी में परिवर्तन है वो मान लीजिए dr है। क्या है बच्चों? dr है। तो दूरी में परिवर्तन करने के लिए हमको कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन होता है। बल गुणे क्या होता है? विस्थापन। तो इस प्लस Q आवेश के कारण इस Q0 पर कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। और प्रतिकर्षण बल बच्चों किधर लगेगा? बाहर की तरफ लगेगा। ठीक है, प्लस Q आवेश के कारण Q0 पर जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल लगेगा, बाहर की तरफ बल लगेगा। और बच्चों इस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे जो उत्पन्न होगी वो भी बाहर की तरफ होगी, क्योंकि धन आवेश के कारण जो तीव्रता उत्पन्न होती है उसकी दिशा धन आवेश से बाहर की ओर होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका हो गया E। आपको पता है कि E बराबर क्या होता है? F बटे Q0। तो बच्चों F बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? E Q0। तो लगने वाला बल का मान तो निकल गया। हमें क्या निकालना है कि Q0 को बिंदु B से बिंदु A तक ले जाने में किया गया कार्य, और यहीं से हम विभव प्रवणता का मान निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे कि माना बिंदु O पर स्थित आवेश प्लस Q है और R दूरी पर स्थित बिंदु A है। ठीक है, और बिंदु B पर हमारा परीक्षण आवेश Q0 है। ठीक है, और इस पर प्लस Q आवेश के कारण Q0 पर जो लगने वाला बल है उसको हम लिख लेते हैं कि प्लस Q के कारण, प्लस Q के कारण Q0 पर लगने वाला बल, लगने वाला बल। तो लगने वाला बल बच्चों क्या हो जाएगा? F बराबर हो जाएगा E Q0। ठीक है, और आवेश Q0 को B से A तक अल्प दूरी विस्थापित करने में, अल्प दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य। ठीक है, तो बच्चों कार्य बराबर होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। तो अल्प दूरी विस्थापित हो रही है तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे? छोटा कार्य करेंगे, dw। ठीक है, बल आपका क्या हो जाएगा? F, और विस्थापन क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। क्यों माइनस में होगा? क्योंकि जो बल लग रहा है विस्थापन की विपरीत दिशा में लग रहा है। बल की बच्चों दिशा इधर है और आवेश को इधर विस्थापित करना है। ठीक है, तो जब बल आपका विस्थापन की विपरीत दिशा में लग रहा होता है या विस्थापन बल की विपरीत दिशा में हो रहा होता है तो विस्थापन को हम निगेटिव लेते हैं। क्लियर? अब आप ध्यान दो, तो dw बराबर हो जाएगा बच्चों E, F के जगह क्या लिख सकते हैं? E Q0 इंटू माइनस dr। अब आप लिख सकते हैं, अब आप क्या लिख सकते हैं कि dw अपान Q0 को आप इधर लेके चले जाओ तो ये हो गया Q0 बराबर, इधर बच्चों बच गया आपका माइनस EdR, माइनस EdR। और आपको बच्चों पता है चूंकि V बराबर क्या होता है? W अपन Q0 होता है ना, है? से dV बराबर क्या होगा? विभव में परिवर्तन जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा dW बटे Q0। तो इसलिए इसे आप बना लो संबंध 1 और इसे आप बना लो बच्चों संबंध 2। तो संबंध 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या मिल रहा है आपको? dW अपन Q0 की जगह आप dV लिख सकते हैं ना। तो इसलिए लिख देंगे dV बराबर माइनस EdR, dV बराबर माइनस EdR। अब dr को आप इधर लेते आओ तो ये हो जाएगा dV बटे dr बराबर माइनस E। तो बच्चों dV बटे dr क्या है? इसे ही तो हम विभव प्रवणता कहते हैं। तो विभव प्रवणता और E क्या है? विद्युत क्षेत्र है। तो विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र में संबंध निकल गया। ठीक है, प्रश्न हमारा क्या कह रहा था कि विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है और विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो बच्चों हम आपको इसकी परिभाषा भी बता दिए, मात्रक भी बता दिए, साथ साथ आपको बीमा भी बता दिए और इनमें हम आपको संबंध भी बता दिए। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताए हैं, ठीक है, शार्ट में ही हम इसको बताए हैं।
बात समझ में आया? और इतना आप यदि लिख देते हो एग्जाम में तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। क्लियर है? तो बच्चों आप सभी को हम वैद्युत द्विध्रुव और विभव वाले चैप्टर से एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बता रहे हैं। ठीक है, क्या है प्रश्न? प्रश्न कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है? तो बच्चों वैद्युत द्विध्रुव जो होता है, ये मान लीजिए यहाँ पे माइनस क्यू है और ये बच्चों क्या है, प्लस क्यू है, और इसका मध्य बिंदु क्या है, ओ है। इनके बीच की दो दूरी एल है। ठीक है, और इन दोनों दूरी को जब मिलाओगे तो क्या होगा, 2l। अब हम आपको बताते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या है। तो बच्चों वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश, दो बराबर, देखिए दोनों आवेश क्या है, बराबर है, क्यों है, किंतु विपरीत प्रकार के आवेश। विपरीत प्रकार के आवेश का मतलब कोई एक धनावेश होगा तो कोई एक क्या होगा, ऋणावेश होगा। मीन्स वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मीन्स एक ऐसा निकाय, आप परिभाषा लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूं। ठीक है, क्या परिभाषा है कि एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर तथा विपरीत प्रकार के आवेश, दो बराबर तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे हम कहते हैं बच्चों वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव बता रहे हैं तो एक क्वेश्चन और आपको हम बता दें, वैद्युत द्विध्रुव आगुण। तो बच्चों वैद्युत द्विध्रुव आगुण जो होता है, वैद्युत द्विध्रुव निकाय से कोई एक आवेश Q तथा इन दोनों आवेशों के बीच की जो अल्प दूरी है, इसके गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आगुण कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आगुण कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न में क्या पूछ रखा है कि वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की स्थिति से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक। ठीक है, क्या बताते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा हुआ है, उसे थीटा कोण घुमाने में, संतुलन की स्थिति से थीटा कोण घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, उसका व्यंजक हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो मान लीजिए बच्चों कि ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, E है, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है। वैद्युत द्विध्रुव मतलब माइनस क्यू प्लस क्यू। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं। मान लेंगे कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB, इसका आप नाम दे दो AB, वैद्युत क्षेत्र E से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक है, तो बच्चों क्या करेंगे, इसके अल्प विस्थापित करने के लिए वैद्युत द्विध्रुव को हम अल्प विस्थापित करेंगे, थोड़ा सा विस्थापित करेंगे। मान लीजिए इसका अल्प विस्थापन है d थीटा। क्या है अल्प विस्थापन, d थीटा। तो अल्प विस्थापन करेंगे तो अल्प विस्थापित करने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और कार्य जो होता है क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। तो यहाँ पर अल्प विस्थापन करेंगे तो बच्चों छोटा कार्य करना पड़ेगा dw। ठीक है, और जो बल लगेगा यहाँ पे, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। मतलब बच्चों क्या होगा, बल युग्म का आघूर्ण, बल की जगह हो जाएगा बल युग्म का आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। तो बल युग्म का आघूर्ण को आप टाउ से रिप्रेजेंट करते हो, अब कोणीय विस्थापन आपका हो जाएगा d थीटा। ठीक है, तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, वैद्युत द्विध्रुव AB वैद्युत क्षेत्र E में रखा गया है, जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, P है। माना वैद्युत द्विध्रुव AB वैद्युत क्षेत्र E में रखा गया है, जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है बच्चों, P है। जब इसे थीटा कोण घुमाया जाता है तो उस पर एक बल युग्म का आघूर्ण काम करता है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र E में रखा गया है
जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? P है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बच्चों क्या है? P है। तो जब इसे थीटा कोण से घुमाया जाता है तब बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा? लिखेंगे जब द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमाया जाता है, थीटा कोण से घुमाया जाता है तो बल युग्म का आघूर्ण, बच्चों हमको कार्य निकालना है ना, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। तो बल जो यहाँ पे है वो है बल युग्म का आघूर्ण, तो बल युग्म का आघूर्ण हमको पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, घुमाया जाता है तो बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण, तो बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर बच्चों हो जाएगा Pe sin थीटा। P क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और ये बच्चों क्या है? वैद्युत क्षेत्र। अब आप ध्यान दो, अब हम लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे? द्विध्रुव को छोटा सा विस्थापन करके छोटा कार्य करेंगे, फिर हम द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में या सम स्थिति से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य निकालेंगे। ठीक है, तो बच्चे लिखेंगे द्विध्रुव को अल्प विस्थापन डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो अल्प विस्थापन करेंगे तो अल्प कार्य करना पड़ेगा, तो अल्प कार्य बच्चों होगा dw बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, तो बल के जगह लिख देंगे बल युग्म का आघूर्ण मतलब टाउ, और विस्थापन बच्चों हो जाएगा डी थीटा। ठीक है, तो dw बराबर आपका हो जाएगा, टाउ बराबर होता है Pe sin थीटा इंटू डी थीटा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? लिखेंगे अतः द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, हमको फाइनल में क्या निकालना है कि द्विध्रुव को सम स्थिति से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। तो बच्चों सम स्थिति में जो होगा द्विध्रुव, तो उस टाइम जो कोण होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो हम उससे पहले क्या करें कि थीटा 1 से थीटा 2 कोण घुमाने में किया गया कार्य निकाल लें। ठीक है, अब बाद में जब हम सम स्थिति से थीटा कोण घुमाने में निकालेंगे तो सम स्थिति में कोण 0 होता है, मतलब थीटा 1 बराबर हम 0 रख देंगे। हम कैसे निकालेंगे हम आपको समझाते हैं। तो जो किया गया कार्य है W बराबर हो जाएगा, छोटे कार्य का इंटीग्रेशन आप करोगे तो बड़ा कार्य आपका निकल जाएगा। कहाँ से कहाँ तक है बच्चों? थीटा 1 से थीटा 2 तक है। अब आप ध्यान दो, तो W बराबर हो जाएगा थीटा 1 से थीटा 2 और dW का मान है क्या है? Pe sin थीटा डी थीटा। ठीक है, बहुत प्यारा डेरिवेशन है। तो W Pe sin थीटा को आप बाहर निकाल लो, सॉरी, तो अब हम क्या करेंगे? Pe sin थीटा डी थीटा है, तो Pe को क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे, और साइन थीटा का बच्चों क्या करेंगे? हम इंटीग्रेशन कर देंगे। 2 लाइन का मात्र ये डेरिवेशन है, यही पॉइंट बस आपको याद रखना है, ये तो लिखने वाली चीज़ है फिगर के बारे में। ठीक है, अब आप ध्यान दो, तो W बराबर हो जाएगा Pe, और साइन थीटा का बच्चों इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, लोअर लिमिट आपका है थीटा 1, अब बच्चों अपर लिमिट क्या है? थीटा 2। अब आप क्या करो? W माइनस को आप बाहर निकाल लो, तो हो गया माइनस Pe। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट का रूल क्या है? एक बार आप थीटा के जगह अपर लिमिट रखेंगे, तो यहाँ आप अपर लिमिट रख दिए, तो अपर लिमिट रखेंगे तो थीटा 2 हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे बच्चों, थीटा की जगह क्या रखेंगे? लोअर लिमिट रख देंगे थीटा 1। इधर क्या है आपका? माइनस है। अब आप क्या करो? W बराबर माइनस Pe
इसमें आप एक काम कर सकते हो, माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन यदि आप लेते हो तो θ1 आपका पहले लिखा जाएगा, cos θ1 माइनस cos θ2। अब देखो माइनस से मल्टीप्लाई करके देख लो, तो माइनस cos θ1 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस cos θ1। तो ये माइनस और ये माइनस मिलके बच्चों क्या हो गया, प्लस हो गया। लिख देंगे अतः माइनस माइनस प्लस PE, ये हो जाएगा cos θ1 माइनस cos θ2। तो द्विध्रुव को θ1 से θ कोण घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा उसका व्यंजक निकल गया। बट हमें प्रश्न में क्या कह रहा है कि द्विध्रुव को साम्य अवस्था से θ कोण घुमाने में किया गया कार्य निकालना है। तो लिखेंगे अतः द्विध्रुव को साम्य अवस्था का मतलब हो गया कि θ1 बराबर 0 से θ कोण का मतलब हो गया कि θ2 की जगह हम लिख देंगे θ, घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, यही हमसे प्रश्न में पूछ रहा है कि द्विध्रुव को साम्य स्थिति से या संतुलन की स्थिति से θ कोण घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो अब बच्चों हो जाएगा W बराबर PE और θ1 की जगह क्या लिख देंगे, cos 0 माइनस cos θ2 की जगह बच्चों लिख देंगे θ। तो W बराबर हो जाएगा PE और cos 0 का मान कितना होता है, 1, और यहाँ हो जाएगा माइनस cos θ। तो ये आपका फाइनल व्यंजक निकल गया। क्या निकल गया, द्विध्रुव को संतुलन की स्थिति से θ कोण घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो विद्युत क्षेत्र E में रखा गया है, जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। तो जब उसे द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र E में रखा गया है जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, P है, सब लिखे हैं। और जब द्विध्रुव को θ कोण से बच्चों घुमाया जाता है तो उस पर बलयुग्म का आघूर्ण काम करता है, कितना, टाउ बराबर PE sin θ। क्लियर, क्या करता है, टाउ बराबर PE sin θ। ठीक, तो द्विध्रुव को अल्प विस्थापन कराएंगे। अल्प विस्थापन कराने में अल्प कार्य करना पड़ेगा। कार्य बराबर होता है बच्चों बल गुणे विस्थापन। तो बल मीन्स बलयुग्म का आघूर्ण टाउ इंटू विस्थापन। टाउ का मान कितना है, PE sin θ, PE sin θ। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना क्या था कि साम्य स्थिति से θ विस्थापन करने में किया गया कार्य। तो पहले हम θ1 से θ2 तक कितना कार्य करना पड़ेगा ये तो निकालना पड़ेगा ना, तभी ना, क्योंकि साम्य स्थिति में θ1 0 हो जाएगा। साम्य स्थिति कहने का मतलब कि 0 डिग्री से कोण θ बनाने में किया गया कार्य निकालिए। ठीक है, अब देखो, तो हम θ1 से θ2 घुमाने में किया गया कार्य निकाल लिए, PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो बच्चों संतुलन की अवस्था में द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो θ1 बराबर हो जाएगा 0 से θ कोण घुमाने में किया गया कार्य, W बराबर हो जाएगा PE1 माइनस cos θ। क्लियर, तो बच्चों अब हम आपको संधारित्र वाले चैप्टर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। बच्चों ये प्रश्न हर एक साल या हर एक साल के बाद बोर्ड पेपर में देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, क्या है प्रश्न, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा 1/2 एप्सिलॉन 0 E का स्क्वायर है। तो बच्चों सबसे पहले हम आपको बता दें कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मतलब संचित ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, को हम क्या कहते हैं, संधारित्र की ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो सबसे पहले आप लिख लेना कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र, किसी समांतर प्लेट संधारित्र के एकांक आयतन में
संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा का मतलब हो गया स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा क्या कहलाती है? संधारित्र का, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहलाता है, ऊर्जा घनत्व कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहलाता है, एकांक आयतन में संचित स्थिर ऊर्जा। बात समझ में आई? अब देखो ऊर्जा घनत्व को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बच्चों इसका जो फार्मूला हो जाएगा कि संधारित्र में U बराबर हो जाएगा संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, और बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र का आयतन क्या हो जाएगा? समांतर प्लेट संधारित्र का आयतन। ठीक, तो संधारित्र की जो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है वो आपका होता है 1/2 CV का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों आयतन जो समांतर प्लेट संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र का जो आयतन होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होता है? ऊंचाई होता है। तो समांतर प्लेट संधारित्र का जो क्षेत्रफल है वो A है। अब बच्चों दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी होती है वो D होती है। तो क्षेत्रफल का मतलब क्या है? या तो लंबाई गुणे चौड़ाई, या तो चौड़ाई गुणे ऊंचाई, या ऊंचाई गुणे लंबाई। मीन्स लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से किसी भी दो पैरामीटर का हम गुणनफल करते हैं तो क्षेत्रफल प्राप्त होता है। ठीक है, तो A इंटू डी, डी क्या है? उनकी चौड़ाई है, क्षेत्रफल क्या हो गया? लंबाई और ऊंचाई। ठीक है, तो इसका आयतन जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा A इंटू डी। A क्या है बच्चों? क्षेत्रफल है, और D आपकी क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र के बीच की दूरी है। तो ये आपका हो गया आयतन। अब आप ध्यान दो, C क्या है बच्चों? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। ठीक है, क्योंकि C जो है ये आपका है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बच्चों क्या होता है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता A एप्सिलॉन 0 अपन क्या होता है बच्चों? D होता है। ठीक है, अब आप ध्यान रखना क्या होता है? A एप्सिलॉन 0 अपन क्या होता है? D होता है। बच्चों अब आप क्या करेंगे? इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/2। C क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का है, इसके जगह आप लिख दो A एप्सिलॉन 0 अपान D इंटू बच्चों क्या हो गया? V का स्क्वायर, और होल अपान आपका हो जाएगा A T। क्लियर? अब आप ध्यान दो, तो A से A बच्चों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आपका हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0 V का स्क्वायर अपान ये D आपका नीचे आएगा, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों D का स्क्वायर। A से A कट गया। ठीक, अब हम लिखेंगे संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। संधारित्र की प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बच्चों होता है E बराबर V/D, या यदि यहाँ से V का हम मान निकालें तो D को आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ED बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? V। अब जो इसका ऊर्जा घनत्व है, ऊर्जा घनत्व मतलब क्या? एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ही हम ऊर्जा घनत्व कहते हैं। वही हमको निकालना है कि समांतर प्लेट संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो हम ऊर्जा घनत्व निकालना है, मतलब क्या? एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। अब देखो, अब इसको हम क्या लिख देंगे? 1/2 एप्सिलॉन 0, V की जगह बच्चों लिख देंगे ED, तो यहाँ आपका हो जाएगा E का स्क्वायर और क्या हो जाएगा? D का स्क्वायर, और नीचे बच्चों क्या है? D का होल स्क्वायर। E स्क्वायर D स्क्वायर क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ V का स्क्वायर है, अभी का वैल्यू हमने क्या रखा? ED। ठीक, अब देखिए, तो U बराबर हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0 D स्क्वायर से बच्चों D स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल हो गया, और ये हो गया E का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका व्यंजक प्राप्त हो गया।
1/2 एप्सिलॉन 0 ई का स्क्वायर। क्या है ये? संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, और इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? ऊर्जा घनत्व भी कहते हैं। ठीक है।